ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आर, जी, रो, फिर कप्पा एंड लैम्डा एम, ये 5 क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि नॉट जस्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की भी ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। उनका भी रेजिस्टेंस होता है, उनकी भी रेजिस्टिविटी होती है, उनका भी कंडक्टेंस होता है, उनकी भी कंडक्टिविटी होती है। और क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इनकी मोलार कंडक्टिविटी भी होगी। हम कभी भी सॉलिड कंडक्टर्स की मोलार कंडक्टिविटी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो सॉल्यूशन थोड़ी ना है जिसका कंसंट्रेशन होता है, बट यहां पढ़ते हैं हम बिकॉज ये सॉल्यूशंस हैं, उनका कंसंट्रेशन होगा, तो वहां से हमारा ये वाला टर्म निकलता है लैम्डा एम, जिसको अपन मोलार कंडक्टिविटी बोलते हैं। समझ गया यहां तक? ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट एंड किया था ये वाले से, जिसमें अपन ने इन्हीं फॉर्मुलेस को यूज करके वैल्यूज निकाली थी कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी की एक केसीएल सॉल्यूशन की। ठीक है, ओके। इन सबका यूनिट ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट ओम है तो इसका यूनिट पर ओम हो जाएगा, इसका यूनिट ओम मीटर है तो इसका यूनिट पर ओम पर मीटर हो जाएगा। सबको सेंटीमीटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं अपन। और इसका यूनिट सीमन या फिर पर ओम, सीमन पर ओम कोई तो सीमन बोलते हैं ना, तो सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सीमन मतलब क्या होता है? सीमन इज नथिंग बट पर ओम। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग डालिएगा, देखिए वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। मोलार कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन मतलब यही हुआ ना, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जहां कंसंट्रेशन कम है मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन स्टडी करने वाले हैं कि दोनों में मोलार कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, इसमें लिखेगा सबसे पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक सब डाल लो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाइफन डाल के लिखेंगे, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is found to vary is found to vary is found to vary मतलब change with concentration the molar conductivity of strong electrolytes is found to vary with concentration according to the following equation, according to the following equation, according to the following इक्वेशन लिखेगा, लैम्डा एम ऊपर सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट, ऊपर 0 लिखेगा, माइनस ए अंडर रूट में सी। ये एक लाइन का इक्वेशन है, समझते हैं कैसे ये लाइन का इक्वेशन है। देखना यहां पे सबका मीनिंग समझते हैं क्या क्या है। देखो आपको लैम्डा एम तो पता है क्या होता है, और इसके ऊपर सी आ गया वो क्या होता है समझते हैं। वैसे यहां पे भी लैम्डा एम है, ऊपर ओ आ गया है या 0 आ गया है, उसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे वेयर 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 ए इज अ कांस्टेंट, वेयर ए इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, depending upon the type of electrolyte, next lambda m naught, उसका मीनिंग लिखते हैं, lambda m naught is the molar conductivity, lambda m naught क्या है लिखना, molar conductivity
at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution. What do you mean by these two words? Infinite dilution मतलब आप उस कंसंट्रेटेड यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी ऐड करोगे, इसी को तो डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, और पानी ऐड करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दो, या फिर पानी इतना ऐड कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन जीरो लग रही है. समझ में आया ऊपर का जीरो? तो कंसंट्रेशन जीरो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों एक ही चीज है. आप सोचिए ना कि आपने एक बकेट मतलब आपने एक गिलास पानी लिया है ना, या एक बकेट लिया पूरा, उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल के आपने 2-3 चम्मच शक्कर डाली होगी. बकेट बहुत बड़ा है ना, पानी अभी सिर्फ इतना सही भरा है, बहुत ज्यादा भी पानी भर सकता है उसमें. अब आप पानी धीरे धीरे ऐड करना चालू किए, पूरा बकेट फुल कर दिए. शक्कर तो उतनी सी डाली थी जितनी आपने शुरू में डाली थी, तो अब वो टेस्ट नहीं आने वाला मीठा. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आपने पानी डाल दिया है. तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिससे अब मिठास तो खत्म ही होगी पानी की, बिकॉज उतने ज्यादा पानी में 2 चम्मच शक्कर की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जीरो कंसंट्रेशन. बट प्रैक्टिकली आप उसको जीरो नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि शक्कर तो है उसमें. हम भले थियोरेटिकली बोल रहे हैं क्योंकि पानी मीठा नहीं लग रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज जीरो, क्योंकि आपने पानी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया उसके लिए. तो दोनों का मतलब एक ही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू जीरो कंसंट्रेशन. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके. तो इस का मीनिंग समझ में आ गया. इट इज अ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, ऑल्सो नोन एज, लिखो इसी में, ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी. लिमिट मतलब हाईएस्ट लिमिट पहुंच चुका है वो अपना. लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ब्रैकेट में मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी, मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी. ठीक है, आपको याद है अपन लास्ट क्लास में वो कंडक्टेंस का पूरा वो लिखे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो उसमें एक पॉइंट कंसंट्रेशन भी था. वहां हमने क्या डिस्कस किया था कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को, एक वीक, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं. अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी डाल करके डाइल्यूट किया गया तो उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं. याद है मैंने वो ली चैटलेट की हेल्प से आपको बताया भी था कि अगर आप लेट से CH3COOH जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो वीक इसलिए बिकॉज वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है, उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन भी पॉसिबल है, इसलिए वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है. पर अगर आप इसमें और पानी डालोगे ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा और मोर एंड मोर एसिटिक एसिड विल बी डिसोसिएटेड, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं. मतलब इनिशियली मान लीजिए अगर ये बीकर है, इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं मैं, तो मान लीजिए आपका ये बीकर है CH3COOH का, जिसमें मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स थे आपने जब इनिशियली ऐड किया, और मान लो सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए. अभी भी 90 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही है, और उनमें से 10 जो है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो चुके हैं. ओनली 10, यानी कि 10% डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा. याद है ना, सॉल्यूशन में पढ़े थे अपन अल्फा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन. 10/100 कितना आएगा? 10%. अरे 100 का 10% ही तो होता है, तो कितना हुआ अल्फा का वैल्यू? 0.1 या 10%, 0.1 या 10%. करेक्ट? यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगर आपने इसमें पानी डाला, वॉल्यूम बढ़ेगा. सिर्फ पानी डाला, एसिडिक एसिड नहीं डाला. एसिडिक एसिड के तो अभी भी 100 मॉलिक्यूल्स है उसमें, पर पानी डालने से ये जो 10 मॉलिक्यूल पहले डिसोसिएट होते ना, अब ये बढ़ करके 20-25 हो जाएंगे. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा वॉल्यूम बढ़ने से नहीं हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, एंड टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला है. और रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन होना मतलब मोर एंड मोर एसिडिक एसिड गेटिंग डिसोसिएटेड. तो ये अब 10 से बढ़ के कितना हो गया? 25 हो गया. तो इनका मोलार कंडक्टिविटी बढ़ गया.
डाइल्यूशन के साथ इनका मोलार कंडक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। समझ गए यहां तक? अब यही काम हम किस में करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग में, HCl 100 मॉलिक्यूल थे, सारे के सारे डिसोसिएटेड है, 100 H पॉजिटिव है और 100 Cl नेगेटिव है। ठीक है, आपने पानी डाला, वॉल्यूम बढ़ गया, पहले जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बहुत पास पास थे, उनको थोड़ी सी जगह मिल गई स्प्रेड होने के लिए। इसके लिए क्या वर्ड यूज किए थे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जगह मिल रही है उनको और ज्यादा फैलने के लिए, तो उससे भी उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ी है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास एक एडवांटेज है कि उसके और आयंस क्रिएट हुए हैं। मैंने एग्जांपल बताया था ना कि टॉपर के पास ज्यादा स्कोप नहीं होता और ज्यादा हाईएस्ट लाने का, क्योंकि ऑलरेडी वो 1995 पर है, कितना लाएगा, हद से ज्यादा 1-2% और बढ़ेगा उसका। पर जो 60% वाला है, जो 60% वाला, उसके बाद बहुत स्कोप है। अभी भी देखो ये 25 मॉलिक्यूल से डिसोसिएटेड हुए ना, अभी भी 75 मॉलिक्यूल बचे हैं उसके जो डिसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। आप और पानी डालो, और डिसोसिएशन होगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट अपन कंक्लूड ये करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में पानी ऐड करने से, यानी कि डाइल्यूशन करने से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है, या यूं कह लो कंसंट्रेशन कम करने से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंसंट्रेशन कम ही तो हो रहा है, आप भले सॉल्यूट बाहर नहीं निकाल रहे हो, पर सॉल्वेंट और ऐड करके वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हो। मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाएगी। आपने पानी ऐड करके वॉल्यूम इतना से इतना कर दिया, सॉल्यूट भले उतना ही था, पर आपने वॉल्यूम तो बढ़ा दिया ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ओवरऑल मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, मोलैरिटी कम हो रही है, बट हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं इन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बोथ आर द रीजन फॉर इंक्रीज इन मोलार कंडक्टिविटी। तो ये जो आपने इक्वेशन लिखा है, किसके लिए इक्वेशन लिखा है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान देना, अभी कुछ लिखेगा मत। यहां मैं ले रहा हूं ग्राफ में, यहां पे लैम्डा एम है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस में है कंसंट्रेशन सी का। ठीक है, तो मान लेते हैं एट दिस कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, चलो कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, केसीएल। केसीएल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे पता चलेगा, एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। कोई नाम बताएगा मुझे एसिड और बेस का, किस एसिड और बेस से बना है केसीएल? हाँ हाँ, KOH और HCl। भाई कहां से NaCl? एसिड और बेस बोल रहा हूं तो NaCl क्या एसिड होता है क्या? आप एसिड खाते हो क्या खाने में? HCl एंड KOH, अरे इसी से तो बनेगा, देखो K और Cl मिलकर KCl बन जाएगा और H और OH मिलकर पानी बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, करेक्ट। तो इसकी इसकी कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इसकी KCl की मोलार कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन ये है। ठीक है, अब मैं पानी डालना चालू करूंगा, डाइल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, तो कंसंट्रेशन कम होगा कि बढ़ेगा? कंसंट्रेशन कम होगा, मोलारिटी कम होगी ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन कम होगा, राइट, बट मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, तो अब पानी ऐड करने पर इस मोलार कंडक्टिविटी को मैं पीछे लेके जाऊंगा, ऐसे लाइक दिस, पूरा नहीं ले जाते, एक सेकंड। पहले हमारी मोलार कंडक्टिविटी ये थी, मैंने पानी डाला, कंसंट्रेशन कम हुआ, तभी तो पीछे जा रहे हैं ना हम, एक्स एक्सिस के पीछे जा रहे हैं, मतलब मैं कंसंट्रेशन कम में जा रहा हूं। इधर जाता तो कंसंट्रेशन बढ़ता ना, मैं इधर जा रहा हूं, यानी कंसंट्रेशन कम हो रहा है, करेक्ट करेक्ट जा रहे हैं। पानी डालने पे कंसंट्रेशन कम होता है, इसमें कोई डाउट है क्या, है ना? और मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कम होता है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन तो पूरा हो चुका है, सारे के सारे 100 KCl के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई नया आयन नहीं बनने वाला है जो कंडक्टिविटी को बढ़ा दे। फिर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज उनको फैलने की जगह मिल रही है, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन कम हो रहे हैं, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ रही है। बट कैसे बढ़ रही है, बहुत धीरे बढ़ रही है। आपको दिख रहा है ये राइज हो रहा है ना,
जैसे जैसे अपन पीछे आ रहे, पीछे आने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन क्या होना? कम होना। डाइल्यूशन करना मतलब कंसंट्रेशन कम होना, बोथ आर सेम मीनिंग। इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो या जीरो कंसंट्रेशन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप पीछे आते का इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है और मोलार कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। समझ रहे हैं क्या? मोलार कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है ऊपर की तरफ, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। तो अब इस इक्वेशन को देखना, y इज इक्वल्स टू, ये y एक्सिस है, y एक्सिस में क्या है? लैम्डा mc। तो y बोलूंगा इसको, y इज इक्वल्स टू क्या होता है? mx प्लस c। याद आ रहा है इक्वेशन? तो mx क्या है हमारा? अंडर रूट सी एक्स है प्लस सी, mx प्लस सी। mx प्लस सी अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो m का वैल्यू क्या होगा? माइनस ए। m का वैल्यू क्या होगा? माइनस ए। और c का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा m नॉट। c क्या होता है हमारी लाइन में? व्हाट इज c? इज c इन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। हाँ, इंटरसेप्ट। मतलब अगर ये c नहीं होता तो ये लाइन बनती कुछ ऐसे, y x स्लोप इज m, स्लोप होता m। पर अगर y इज इक्वल्स टू मैं mx प्लस c लिख रहा हूं, इसका मतलब लाइन यहां से चालू होगी, ये है आपका c। ये है डिफरेंस दोनों में। तो अब ये जो लाइन है ना, अगर आप अब इसको लेफ्ट साइड देखोगे तो लाइन फॉलिंग है, इसलिए स्लोप क्या आया इसका? नेगेटिव। फॉलिंग लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है और राइजिंग लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। ये पता है? क्लियर है ये? और ये इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे, पीछे एक्सटेंड क्यों कर रहा हूं समझना। आपको मैंने क्या बोला? प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन जीरो नहीं कर सकते, हम कम करते करते एक हद तक यहां तक ला सकते हैं। यहां टच हो गया मतलब सी जीरो हो गया ना, तो प्रैक्टिकली तो कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकता। हाँ या ना? क्योंकि उस टब में अभी भी शक्कर तो है, भले टेस्ट नहीं आ रहा है, और आपने ऐड किया था ना भाई, 3 चम्मच शक्कर डाले थे। इसका मतलब प्रैक्टिकली यू कैन नॉट से कि उसके अंदर शक्कर जीरो है, शक्कर तो है। इसलिए मैं प्रैक्टिकली उसको डाइल्यूशन कर करके जीरो कंसंट्रेशन तो नहीं कर सकता। बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन को तो दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना, देखने के लिए कि वो कहां जाके मीट होगी। तो आप इस स्ट्रेट लाइन को क्या करोगे? पीछे एक्स्ट्रापोलेट करोगे। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना, एक्सटेंड करना, ये देखने के लिए कि वो वाई एक्सिस में कहां कट कर रही है। वाई एक्सिस में जहां कट करेगी वही तो पॉइंट होगा हमारा जीरो कंसंट्रेशन का। आपको ये तो क्लियर होगा ना, कंसंट्रेशन कम होता है तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है, यस और नो? आप राइट से लेफ्ट ग्राफ की स्टडी कर रहे हो, ध्यान देना। हम जनरली ग्राफ को लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं, पर इस ग्राफ को हमने राइट टू लेफ्ट स्टडी किया, क्योंकि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन का कम होना, तो इसको स्टडी तो अपन को राइट से लेफ्ट ही करना पड़ेगा। और राइट से लेफ्ट करते करते आप ग्राफ को यहां तक तो प्लॉट कर दोगे। ये एक्सपेरिमेंट से हो रहा है ना, आपने पानी डाला, कंसंट्रेशन कम हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ी, तो ये पॉइंट मिला आपको। क्या पॉइंट मिला आपको? ये वाला पॉइंट मिला। फिर आपने पानी और डाला, कंसंट्रेशन और कम हुआ, कंडक्टिविटी और बढ़ गई, तो आपको ये वाला पॉइंट मिला। ऐसे करते 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 आप यहां तक पहुंच पाओगे अल्टीमेटली, उसके आगे नहीं जा पाओगे। जीरो कंसंट्रेशन तो नहीं बोल सकते प्रैक्टिकली, तो वहां तक हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन बनी, जिसका इक्वेशन ये है। अब जब इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये जो पॉइंट कट रहा है ना, यही हमारा क्या है? लैम्डा एम नॉट, इंटरसेप्ट। क्या है ये? इंटरसेप्ट। ग्राफ समझ में आ रहा है? ग्राफ बहुत इजी होता है और इंपॉर्टेंट होता है। हमने इसके पहले 2 ग्राफ और पढ़े, आपको याद है पिछले चैप्टर में सॉल्यूशन में? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला। तो ग्राफ्स आर वेरी इजी टू डेमोन्स्ट्रेट। आप चीजों को बहुत इजीली समझा सकते हो ग्राफ की हेल्प से। इक्वेशन से अच्छे ग्राफ्स होते हैं, है ना? आप तुरंत बता सकते हो कि अच्छा ये इक्वेशन में तो आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा ना, यहां तो आप सीधा बता सकते हो कि बताओ तो इस कंसंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे? सीधा इसको ऐसे प्लॉट करो ऊपर और इसको मिला दो यहां पे, ये है इसकी वैल्यू। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? आपने तो कुछ कुछ पॉइंट्स ही बनाए थे ना, इस पॉइंट के बीच में अगर मैं मान लो कि ये कंसंट्रेशन ले लूं, बता दो इस कंसंट्रेशन में वैल्यू क्या होगी, तो ये रहा ग्राफ से मिल जाएगा आपको वैल्यू। आप समझ रहे हो ना? दैट इज व्हाई ग्राफ्स आर वेरी इजी। ठीक है, बस हमें स्टडी करना आना चाहिए, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। समझ गए क्या?
तो आपको ये समझ में आ गया लाइन, है ना। अब सेम काम हम ना जब वीक इलेक्ट्रोलाइट करते हैं तो वीक में क्या होता है, वहां भी मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी, नो डाउट। वहां भी क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी डाइल्यूशन के साथ। अगेन सेम ग्राफ, अंडर रूट सी एंड लैम्डा एम सी एट एनी कंसंट्रेशन। सी फॉर क्या है, एट एनी कंसंट्रेशन, और जीरो मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लैम्डा एम नॉट इज द मैक्सिमम, तभी तो अपने नाम लिखा है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इससे ज्यादा उस सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। कैसे होगी, फिर तो आपको नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा। नेगेटिव कंसंट्रेशन कैसे होता है भाई, आप डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, नहीं डाल रहे हो तो जीरो होगा, नेगेटिव कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। समझ रहे क्या, ठीक है। तो अब सेम ग्राफ अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी करूं तो एट दिस कंसंट्रेशन उसकी मोलार कंडक्टिविटी कम होती है। स्ट्रॉन्ग के अपन ने यहां से चालू किया था, आपको याद है, ऊपर से चालू किए थे ना। सेम कंसंट्रेशन पे वीक की कम होती है कंडक्टिविटी, तो उसको नीचे से चालू किए। वहां पे अपन ने उसको डाइल्यूट किया तो वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन, जिसको एक हद तक ही अपन एक्सपेरिमेंटली कर पाएंगे, उसके बाद तो अपन एक्स्ट्रापोलेट करेंगे टू सी वेयर इट कट्स द वाई एक्सिस। सेम काम हम वीक के साथ करने वाले हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बताओ, एसिडिक एसिड ले लूं, चलेगा, एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी डालते गए, मोलार कंडक्टिविटी नोट करते गए, पानी डालते गए, मोलार कंडक्टिविटी नोट करते गए, पानी डालते गए, मोलार कंडक्टिविटी नोट करते गए। इससे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होगी, जाए पीछे, पीछे जाना मतलब कंसंट्रेशन कम होना। तो इसका जो ग्राफ है ना, कुछ ऐसा बनता है। आपने देखा दोनों में इंक्रीमेंट किसका ज्यादा हो रहा है, वीक वाले का। देखा कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, कितना ज्यादा फर्क पड़ा उसको पानी डालने से, क्योंकि उसमें आयंस क्रिएट हुए हैं। वॉल्यूम तो इसकी भी बढ़ी, उसकी भी बढ़ी, बट इसके साथ एक एडवांटेज क्या आया, इसके पास बहुत स्कोप था प्रोग्रेस करने का, जो कि उसके पास नहीं था, क्योंकि उसके आयंस पहले से ही फुल्ली डिसोसिएटेड स्टेट में थे, बट इसके तो 10 ही थे, याद है। तो जैसे ही आपने पानी डाला, वो ली चैटलर के अकॉर्डिंग द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स गॉट डिसोसिएटेड, तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी ने एक हाई जंप मारा। समझ रहे, बस एक ही थोड़ा ड्रॉबैक हो गया कि ये कर्व निकल गया। क्या निकला, कर्व। अब एक लाइन को तो खींच के वाई एक्सिस में मिला दिए, खींच के आपने इस लाइन को वाई एक्सिस से जोड़ दिया, तो आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, वैल्यू ग्राफ से पता चल गई। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ निकला कर्व। कर्व को कहां एक्सट्रापोलेट कर पाओगे, स्ट्रेट लाइन को तो एक्सट्रापोलेट कर सकते, स्केल रखो खींच दो, कर्व को कैसे कर पाओगे। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी आप ग्राफ से नहीं निकाल सकते। समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग का निकाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो हमने इक्वेशन पीछे लिखा है ना, लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसके लिए कोई इक्वेशन ऐसा डिराइव नहीं है, बस ये याद रखना है कि एक कर्व बनता है, दैट टू विथ अ वेरी हाई राइज। ठीक है, समझ रहे ना, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, हाइएस्ट value of molar conductivity for a weak electrolyte. Why? Because it forms a curve. ये कर्व कहां जाकर के y एक्सिस में मीट होगा पता नहीं हमें, कितना तक खींचोगे उसको हमें नहीं पता, ये कहां जाकर के मीट होगा। तो ग्राफिकली हम उसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। आप लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का मीनिंग समझ गए ना, ये वो हाईएस्ट वैल्यू है जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, जो कि प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाओगे। तो अपन इससे उसकी वैल्यू कहां से निकाल रहे हैं, ग्राफ से, और वो भी किसकी निकलेगी, स्ट्रॉन्ग वालों की। क्यों, क्योंकि उनकी स्ट्रेट लाइंस है। समझ गए क्या, ठीक है। चलो, क्या लिखे हो अभी तक आप लोग, बस इक्वेशन लिख के छोड़े हो क्या, हाँ उनकी मीनिंग लिख दिए ना, हाँ। कांस्टेंट के लैम्डा नॉट क्या, वो तो इंटरसेप्ट है उसका,
ए को कांस्टेंट बताया। हाँ तो वो भी तो स्लोप है ना, वो भी तो कांस्टेंट है। देखो ये वैल्यू हमारी लिमिटिंग वैल्यू है कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी इस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए लिमिटिंग नाम दिए। ये वैल्यू क्या है, किसी भी और कंसंट्रेशन पे जो वैल्यूज आ रही हैं उसको अपन लैम्डा एमसी बोल रहे हैं, वाई का वैल्यू। ये एक स्लोप है, तो ए को अपन कांस्टेंट नाम दे रहे हैं, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। जैसे केसीएल के पास एक कैटायन और एक एनायन है, इनका वैलेंसी क्या है, 1 1 है। MgSO4 में वैलेंसी कितना होता है, +2 -2, तो उसके अकॉर्डिंग ए का वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, हमको हालांकि देखो इस इक्वेशन में ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस इक्वेशन याद रखना है कि हाँ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है, किसका, स्ट्रॉन्ग वाले का। ठीक है, और वो ए क्या है, एक्चुअली स्लोप है उसका, क्या है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो ए की। अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है तो जस्ट फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। उसके लिए आप क्या करते हो, स्लोप कैसे निकालते हो लाइन का, कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे लाइन के और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके देख लो, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा जो कि नेगेटिव होगा। ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, बिकॉज वो स्लोप फॉलिंग लाइन का स्लोप है वो। ठीक है, हाँ चलो लिखो आगे। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी समझ गए ना आप लोग। तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी थ्योरेटिकली हम नहीं निकाल सकते, ग्राफ से ही निकलेगी। ठीक है ना, हाँ लिखिए इसमें नीचे आगे। द स्लोप ऑफ द, वो भी लिख लो, A is the slope of the line. A is the slope of the line. A क्या है, उस लाइन का स्लोप। आप लोग ये वाला ग्राफ बना लो, इसमें जो मैंने दोनों बनाए हैं ना, ये वाला ग्राफ बना लो। यहां लिख भी लेना, एक में KCl लिख लेना और एक में आप लिखना नीचे CH3COOH। पहले ग्राफ बना लो, फिर मैं दोनों के बारे में लिखवा देता हूं। पहले KCl का लिख लेंगे कि ग्राफ कैसे बना और इसमें मोलार कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी और इसमें ज्यादा क्यों बढ़ी। बढ़ तो दोनों में रही है, पर एक में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है और एक में कम इंक्रीमेंट हो रहा है ऑन डाइल्यूशन। और एक चीज और बना लेना, ये जो लाइन आप बनाओगे ना, इसको जब जोड़ोगे यहां से ना, तो इस पार्ट को डॉटेड लाइन से जोड़ना, ताकि आपको दोनों में मीनिंग समझ आए कि अपन ने थ्योरेटिकली तो लाइन को यहीं तक प्लॉट कर पाए थे, पर फिर उसको एक्सटेंड किए तो हमको पता चला कि जीरो कंसंट्रेशन पे वैल्यू क्या होती है मोलार कंडक्टिविटी की। क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको जीरो नहीं कर पाओगे, तो वो ग्राफिकली ही जीरो करके देख पाओगे कि क्या वैल्यू आएगी मोलार कंडक्टिविटी की। हाँ डन। हाँ नीचे लिखो, चलो पहले केसीएल के लिए लिखते हैं। नीचे लिखेंगे द कर्व, या द ग्राफ लिखना, द ग्राफ obtained फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द ग्राफ obtained फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द ग्राफ obtained फॉर अ स्मॉल इलेक्ट्रो, सॉरी, फॉर अ strong electrolyte shows that shows that shows that there is only a small increase, there is only a small increase, there is only a small increase किसमें, in molar conductivity, in molar conductivity with dilution, with dilution, with dilution, full stop. This is because
This is because a strong electrolyte is completely dissociated. This is because a strong electrolyte is completely dissociated. This is because a strong electrolyte is completely dissociated in solution, in solution, in solution. And so the number of ions remains constant. And so the number of ions remains constant. And so the number of ions remains constant. And so the number of, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ने वाले ना, आपने जो 100 KCl लिया था वो सारे के सारे 100 K पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव में ब्रेक हो चुके हैं. अब पानी डालने पे और नया K पॉजिटिव कहां से आएगा? आप सॉल्ट और डालोगे तो बनेगा, बट अपन सॉल्ट थोड़ा डाल रहे हैं, अपन तो पानी डाल रहे हैं. वी आर डाइल्यूटिंग इट, हम डाइल्यूट करना चाह रहे हैं. ठीक है, ओके. क्या लिखिए? नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट, फुल स्टॉप लिखेंगे. विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन, with dilution, the interionic attraction decreases, and the ions are far apart, and the ions are far apart, due to which molar conductivity increases, due to which molar conductivity increases and approaches a maximum value, and approaches a maximum limiting value, likhna, and approaches a maximum limiting value, denoted as lambda m naught. Maximum limiting value लिखेगा, maximum limiting value denoted as lambda m naught. कुछ बुक्स में अगर आपको ये दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम है. ये इसका मतलब जीरो कंसंट्रेशन और इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, दोनों का मीनिंग सेम होता है. ठीक है, चलो ये हो गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात. अब करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात, जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, कर्व एक दिख रहा है. ठीक है, नीचे लिखेंगे हैंड डालो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ग्राफ अपन ने दोनों का बना लिया है ना. कंटेंट अभी अपन ने एक्सप्लेनेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग का लिखा है, वीक का लिख लेते हैं. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हाइफन डाल के लिखेंगे. as a weak electrolyte dissociates, as a weak electrolyte dissociates, as a weak electrolyte dissociates to a much lesser extent, to a much lesser extent, to a much lesser extent, therefore its molar conductivity is much lower. Therefore its molar conductivity is much lower. Therefore its molar conductivity is much lower. देखो ये वही बात होगी ना कि हमने KCl का पॉइंट यहां बनाया, इस कंसंट्रेशन पे KCl का मोलार कंडक्टिविटी ये था, राइट? तो आपने एसिडिक एसिड को यहीं से क्यों चालू किया? वाई नॉट फ्रॉम द सेम पॉइंट, या वाई नॉट फ्रॉम अबव पॉइंट? तो उसका रीजन क्या होगा कि सेम कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम है, इनके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इनकी कंडक्टिविटी उनसे काफी लोअर होगी. बट डाइल्यूशन करने से एक एडवांटेज इनको मिल गया, मोर एंड मोर आयंस आर क्रिएटेड विच रेज्ड देयर मोलार कंडक्टिविटी. ठीक है, हाँ, इसलिए इसको नीचे बनाया गया है, ना कि इसके ऊपर, ना इसी के पास से. ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे? मच लोअर देन दैट ऑफ, कुछ लिखे लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे?
पूरा सेंटेंस एक बार रीड करोगे क्या? Much lower than that of strong electrolyte. Then that of strong electrolyte. Much lower than that of strong electrolyte. ठीक है, full stop. The curve shows that the curve shows that there is a very large increase in molar conductivity. There is a very large increase in molar conductivity. There is a very large increase in molar conductivity of the weak electrolyte of the weak electrolyte with dilution उसका रीजन है this is because more of it has ionized और weak electrolyte ionize हुआ है पानी डालने से because more of it has ionized. Full stop. However, ये कोई मैक्सिमम वैल्यू पहुंच नहीं पा रहा ना क्योंकि कर्व बन गया है. However, it does not reach a limiting value. However, it does not reach a limiting value. ठीक है, लास्ट एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें अपन ये लिखने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग वैल्यू निकाली जा सकती है. कैसे? उस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके, एक्सटेंड करके. एक्स्ट्रापोलेट वर्ड नहीं याद हो रहा तो आप एक्सटेंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. बट वही अपन इसकी नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट पैराग्राफ लिख के एंड करते हैं इस टॉपिक को. लिखेंगे also it is observed that plot for strong electrolyte, plot या graph for strong electrolyte is linear मतलब line, is linear and thus can be extrapolated and is linear and thus can be extrapolated. एक ही वर्ड है ना पूरा ये, EXTRAPOLATED. नहीं समझ में आ रहा तो एक्सटेंडेड लिख दो. एंड हेंस या thus can be extended, extrapolated to zero concentration. तो प्रैक्टिकली आप कंसंट्रेशन जीरो नहीं कर पा रहे हो, पर ग्राफ को एक्सटेंड करके तो कर सकते हो ना. यहां आपको कौन रोकेगा? ठीक है, can be extrapolated to zero concentration to get the value of molar conductivity at infinite dilution. To get the value of molar conductivity at infinite dilution. वही लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, दोनों का एक ही नाम है ना, समझ गए ना. लैम्डा एम नॉट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है. इसका एक और नाम क्या पड़ गया इसका? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी. दोनों का एक ही मतलब है. ठीक है, तो स्टॉप. but for a weak electrolyte it is not possible to determine लैम्डा एम नॉट. पूरा नाम मत लिखो. लैम्डा एम नॉट का मतलब समझ गया ना, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड या नॉट पॉसिबल टू फाइंड या डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट. क्या लिखी शुरुआत कैसे की थी लाइन का? एम नॉट ग्राफिकली. लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली. समझ गया पूरा टॉपिक? कंक्लूजन बस यही है
ये ग्राफ ही हमारा कंक्लूजन है, सुन रहे हो क्या? इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन हमारा ग्राफ ही है। तो आप स्ट्रॉन्ग का देख पा रहे हो ऐसा? तो क्वेश्चन देखो, ग्राफ के ना ये वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको एक ग्राफ दे देगा ऐसा और एक ऐसा वाला ग्राफ, ठीक है? यहां लिख देगा वही लैम्डा एम सी, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में सी, और इसको ए और इसको बी लिख देगा, नाम नहीं देगा इलेक्ट्रोलाइट का। पहला क्वेश्चन ये होगा, विच ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्गर? ए। अभी बता दे रहे क्योंकि अभी पढ़े टॉपिक, है ना? जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? और ऐसा लिख भी देगा कि दोनों का कंसंट्रेशन जब दोनों को जब डाइल्यूट किया गया तो इलेक्ट्रोलाइट ए का कंसंट्रेशन, तो देखो ग्राफ से तो अपन ऐसा मत लेंगे, ग्राफ हमको याद रहेगा कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग वाले का होता है और कर्व वीक वाले का होता है। पर अगर यही क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है कि दो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ए एंड इलेक्ट्रोलाइट बी, दोनों को डाइल्यूट किया गया, इलेक्ट्रोलाइट ए का जो मोलार कंडक्टिविटी थी वो 25 टाइम्स बढ़ गई और बी की जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ी। तो विच इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक? अगेन बी इज स्ट्रॉन्ग एंड ए इज वीक। तो आप इस चीज को, मैं जो आपको एग्जांपल दिया ना वो टॉपर और वीक स्टूडेंट वाला, उससे याद रखिएगा ना कि टॉपर के पास ज्यादा स्कोप नहीं है प्रोग्रेस करने का, और बट वीक के पास स्काई इज द लिमिट। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से ना, ग्राफ के। ठीक है, चलो नेक्स्ट हैंड डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलरॉश लॉ। हैंड डालिए, कॉलरॉश लॉ, KOHLRAUSCH एपिस्ट्रॉफी S, कॉलरॉश लॉ। जब भी कोई लिमिटेशन या ड्रॉबैक आता है ना तो कोई ना कोई लॉ आता है उसको बीट करने के लिए। यहां भी हमारे पास ड्रॉबैक क्या आया कि अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे हैं, यही तो लिमिटेशन है। स्ट्रॉन्ग का तो एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल लिए थे बट वीक का नहीं निकाल पाए, तो फिर ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ की हेल्प से हम वीक का मैथमेटिकली निकाल पाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वीक वाले का हम कैसे निकाल पाए? मैथमेटिकली। इन्होंने क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, लेट्स से एक इलेक्ट्रोलाइट हमारा AXBY नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, AXBY बोले तो कैटायन क्या होगा हमारा? AY प्लस, एंड एनायन क्या होगा? BX नेगेटिव। यस और नो? तब तो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला क्या बनेगा? AXBY। तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी होती है ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, वो दोनों आयन के कंट्रीब्यूशन से होती है। एक इलेक्ट्रोलाइट किससे बना है? दो आयन से मिलकर बना है ना, और वो मोलार कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की है, यानी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना उसमें। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों कैटायन और एनायन से मिलकर बना है और ये वैल्यू इसकी है, तो एक्चुअली में ये वैल्यू को लाने के लिए इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यही उनका लॉ था कि एवरी आयन कंट्रीब्यूट्स टू द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे ये है इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी, उन्होंने बोली कि आयन की भी मोलार कंडक्टिविटी होती है, उसको अपन स्मॉल वाले लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो इट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, इसका नाम क्या है? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये है स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा हमको, मैंने आपको बताया था ना, एक कैपिटल लैम्डा होता है, आज तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो स्मॉल लैम्डा था। ये वाला लैम्डा क्या होता है? कैपिटल लैम्डा, जिसको अपन मोलार कंडक्टिविटी के लिए डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या है? आयनिक कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन। कितने कैटायन है यहाँ पे? एक्स नंबर्स में, तो एक्स टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे किसके, कौन से कैटायन के आयनिक कंडक्टिविटी को? AY प्लस की आयनिक कंडक्टिविटी को, प्लस Y टाइम्स करोगे, क्यों? क्योंकि B वाला एनायन Y टाइम्स है, इनटू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ BX नेगेटिव। ये हमारा कॉलरॉश लॉ होता है। अगर आपको AXBY में समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक MgCl2।
MgCl2 भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड से बना है। ध्यान देना इधर, लैम्डा एम नॉट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कैन बी रिटन एज द सम ऑफ लिमिटिंग ionic conductivity of cation and limiting ionic conductivity of anion। पर क्योंकि यहां पे क्लोराइड 2 है तो क्लोराइड वाले कंडक्टिविटी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझ में आया? अगर वो एक भी में डाउट आ रहा है तो ये उसका एग्जाम्पल है। कैटायन की मोलार कंडक्टिविटी ये होती है ना, और ये हो गई हमारे एनायन की मोलार कंडक्टिविटी, ये नहीं, ये उसमें हमने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया समझ गए? क्योंकि क्लोराइड आयन 2 है, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, सारे आयंस कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी मोलार कंडक्टिविटी, ये बोलने का मतलब है। एक इलेक्ट्रोलाइट आयन से मिलके तो बना है, तो उसके जितने भी आयंस उनको मिलाकर के बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, उन सबका कंट्रीब्यूशन होगा उनकी मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर, तो उनका सबका सम कर दोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी आ जाएगी। समझ गया क्या? चलो लॉ लिखते हैं, लिख रहा है इसमें देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट, कोलरॉस लॉ हेड डाल के लिखना, दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखिए स्टेटमेंट, द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द लिमिटिंग मोलार conductivity of an electrolyte, the limiting molar conductivity of an electrolyte, इसका एक और नाम क्या है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, दोनों लिख सकते हैं यहां पर। तो द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ is the sum of is the sum of limiting ionic conductivities of the cation and the anion, of the cation and the anion, of the cation and the anion। यहां हमारा लॉ खत्म नहीं होता। देखो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो फिर तो इस वाले इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। यहीं पे खत्म हो गया हमारा स्टेटमेंट। बट यहां खत्म है क्या वाला वैल्यू? सामने अपन ने एक्स और वाई मल्टीप्लाई भी किया है ना, तो ये एक्स और वाई कहां से आएगा? उनके कितने नंबर ऑफ आयंस है उस एक मोल में या एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। ईच मल्टीप्लाइड विथ, कंटिन्यू करेंगे स्टेटमेंट में ही, ईच मल्टीप्लाइड विथ कैटायन एंड एनायन के बाद ईच मल्टीप्लाइड विथ द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, ईच मल्टीप्लाइड विथ द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, ईच मल्टीप्लाइड विथ द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन one formula unit of the electrolyte, one formula unit of the electrolyte, one formula unit of the electrolyte, that is, नीचे लिखो, that is if electrolyte is, that is if electrolyte is AXBY, then its limiting molar conductivity, according to Colruyt's law, then its limiting molar conductivity according to Colruyt's law can be written as then its limiting molar conductivity according to Colruyt's law can be written as, हाँ यहां ध्यान दोगे, lambda m naught is equals to lambda naught of cation plus lambda naught of anion
each multiplied with number of ions in one formula unit. तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया. प्लस मतलब कैटायन, माइनस मतलब एनायन. कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं. चलो एग्जांपल्स. इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल लिखते जाते हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना कोलरॉस लॉ से. CH3COOH, इसका क्या लिखोगे? लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू ionic conductivity, limiting ionic conductivity of cation, which is H plus, and limiting ionic conductivity of anion, which is CH3COO minus. आप इसके चाहो तो वो भी लिख सकते हो, उसका सिंबल ऐसा H प्लस ऐसे. ठीक है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ आपका. एक और लेना, MgCl2. तो इसका लैम्डा एम नॉट क्या लिखोगे? प्लस 2 माइनस एन आयन वाले आयनिक कंडक्टिविटी को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. HCl का भी सेम होगा. HCl का भी सेम होगा ऐसा, H पॉजिटिव का प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है. ये 2-3 एग्जांपल लिख लो इसके. इसका लिख लो आप लोग, Al2SO4 का होल थ्राइस. इसके लिखिए Al2SO4 का होल थ्राइस. ठीक है. क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 का 2 नेगेटिव. ठीक है. एक क्वेश्चन लिखिए. कैलकुलेट 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 लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर 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 CaCl2 एंड MgSO4. इन दोनों का आपको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. है ना. इसकी वैल्यू लिख लो. Ca2 पॉजिटिव का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा नॉट का वैल्यू लिख रहा हूं ना मैं, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का वैल्यू सबके लिए. यूनिट क्या, यूनिट तो सेम होगी ना, है तो दोनों मोलार कंडक्टिविटी, एक आयन की है और एक इलेक्ट्रोलाइट की है, तो यूनिट तो सेम होगी ना, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल. ओके. तो कैल्शियम आयन का दिया हुआ है 119, मैग्नीशियम आयन का दिया हुआ है 106, 106. फिर आपका क्लोराइड आयन का दिया हुआ है 76.3 एंड सल्फेट आयन का दिया हुआ है 160. बताइए वैल्यू. क्वेश्चन समझ में है ना? लगा दो कॉलरॉस लॉ दोनों के लिए, है ना.
है जी कितना 330 ठीक से करो 271.6 है कैल्शियम क्लोराइड का और 266 320 कैसे आ रहा है कम आता तो मैं समझता कि गलती क्या हो रही है बट ज्यादा कैसे आ जा रहा है वैल्यू गलत पुट कर दिए क्या कोई डाउट किसी को कैसे कर रहे हैं अपन रुद्र समझ में नहीं आया कि डाउट नहीं है तो लैम्डा एम नॉट ऑफ अगर आप कैल्शियम क्लोराइड निकाल रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई यू हैव टू ऐड कैल्शियम आयन का आयनिक कंडक्टिविटी विथ 2 टाइम्स ऑफ क्लोराइड नेगेटिव Cl नेगेटिव सॉरी ये 2 करना हम जनरली भूल जाते हैं समझ रहे हैं क्या तो क्या हो जाएगा ये 119 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस कितना हो जाएगा वो 152.6 हाँ ऐड करने पर ही आएगा 271.6 यूनिट सेम होगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कोई डाउट इसमें किसी को आयुष दूसरा आ रहा है 266 के लिए आप ये 106 प्लस 160 बस इसमें तो दोनों एक एक ही है ना इसमें दोनों क्या है एक एक ही है अब मैंने तो ये बताया था कि ये ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए आया है क्या था हमारा ड्रॉबैक हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे थे तो इसने ऐसा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दिया ध्यान 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 देना आपको अगर मुझे मैं बोलूं निकालना है आपको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड ये तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना तो ग्राफ से तो हम निकालने से रहे ग्राफ से तो नहीं मिलने वाला बिकॉज ग्राफ से हमें वो कर्व मिलता है कर्व को कहां एक्सट्रापोलेट करके वाई में टच करेंगे समझ में नहीं आ रहा था ठीक है तो इसकी वैल्यू ग्राफिकली निकालना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो अपन कोलरॉश लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं कोलरॉश लॉ क्या बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव हाँ या ना ऐसे ही होगा तो आप इन दोनों की वैल्यू कहीं से ले आओ तो हो जाएगा हमारा काम अब वो कैसे होगा ध्यान देना आपके पास इसकी वैल्यू तो ग्राफ से मिल जाएगी ना HCl है स्ट्रॉन्ग है मिलेगी कि नहीं मिलेगी मिलेगी इसकी वैल्यू ग्राफ से ये भी स्ट्रॉन्ग है और इसकी वैल्यू भी ग्राफ से मिल जाएगी CH3COOH नहीं Na ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है H था तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था पर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया ना बीच में स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा इन तीनों की वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगी ग्राफ से मिल जाएगी ग्राफ से एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूं लेट्स से इसकी वैल्यू आ रही है 220 इसकी आ रही है लेट्स से 240 और इसकी वैल्यू आ रही है ग्राफ से आ रही है ना सारी वैल्यू कहां से आई है ग्राफ से जब उनकी लाइन को एक्स्ट्रापोलेट किया गया ये लेट्स से आ रही है आपकी 180 कोलरॉश लॉ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं भैया रे 1-1 रहेगा दोनों के आगे क्योंकि एक एक आया नहीं है उनके एक फॉर्मूला में करेक्ट करेक्ट सही लिखा है अपन ने तीनों लॉ को अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 को कुछ मैनिपुलेट करके ये ला पाऊं तो हमारा काम हो जाएगा मुझे ये दोनों चाहिए ना तो अपन इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में है H पॉजिटिव इससे ऐड कर देते हैं क्या बोलते हो चलेगा ना ये आ गया
प्लस ये भी आ गया, और साथ में 2 आयन फ्री आया है, कौन कौन सा, ये हमें नहीं चाहिए, तो सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे तो कट जाएगा। अगर आप इक्वेशन 3 + 1 - 2 करते हो, क्या बोल रहे हैं, हाँ ऐसा अपन करते थे, कहा थर्मोडायनेमिक्स में, एंथैल्पी वाले क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, है ना, एंथैल्पी वाले क्वेश्चन में हम ये काम करते थे, इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके प्लस माइनस इनटू करके कुछ अपन डिजायर्ड इक्वेशन लाते थे। ठीक है, तो यहां हमारा डिजायर्ड इक्वेशन क्या है, ये इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम अपन को तीनों से मिल पा रहा है ना, इक्वेशन 3 + इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, यही काम इनकी वैल्यूज के साथ भी कर देना, तो आ गया हमारा आंसर। समझ गए क्या, तो हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, ये एप्लीकेशन पार्ट है, कोलरॉस लॉ का क्या है, ये एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। तो पहला एप्लीकेशन यही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, कब, हाँ कब मोलार कंडक्टिविटी कब, अरे फिर वही वो बोल चुका है वीक इलेक्ट्रोलाइट, कब की बात कर रहा हूं हम, कौन सी मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हाँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या बोलो कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। अरे क्या कैलकुलेट करो, ये तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं लिखना चाह रहे हो तो सामने ही लिमिटिंग वर्ड लगा दो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, अब बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सीधा एक क्वेश्चन करते हैं अपन और हो जाएगा इसका एप्लीकेशन सॉल्व। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन एक, इफ द मोलार कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, if the molar conductivities at infinite dilution, if the molar conductivities at infinite dilution of NaCl, if the molar conductivities at infinite dilution of NaCl, HCl and CH3COONA, CH3COONA, ब्रैकेट में कई बार CH3COONA को ना ऐसा भी लिखा रहता है, AC फॉर एसिटेट, Na फॉर सोडियम, सोडियम एसिटेट नाम है उसका, क्या नाम है, तो उसको ऐसे भी लिख देता है, और एसिटिक एसिड को कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा HAC, अगेन AC मतलब एसिटेट, और H बोले तो H पॉजिटिव आयन, एसिटिक एसिड, तो ये समझ गया ना नाम, दिस इज सोडियम एसिटेट एंड दिस इज एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, हाँ तो ब्रैकेट में लिख लो ACNA, ACNA, एक्चुअली NaAC लिखना चाहिए अपन, Na पहले, चलो ठीक है CH3, ठीक है, राइट क्लोज। R वैल्यूज लिखना तीनों की, R 126.4, ये किसकी वैल्यू लिखा रहा हूं मैं, ये किसकी है, हाँ NaCl की, पहले नाम आपने NaCl का लिखा है ना, कॉमा 425.9, 425.9 एंड 91 यूनिट इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तीनों का सेम यूनिट है रेस्पेक्टिवली, what will be that of acetic acid, what will be that of acetic acid, what will be that of acetic acid, एसिटिक एसिड का आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है। ठीक है, चलो निकाल लो, बस मैंने ये तीनों को ऐसी रैंडम वैल्यू ले लिया था, अब आप तीनों की जगह वैल्यू पुट करिए, ये काम करिए 3 + 1 - 2, और बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है। ये तीनों को करके भी दिखाना ना ऐसे, 3 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिखना, ये आपका CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, अब आपने थर्ड इक्वेशन को 1 से ऐड किया है विच इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और फिर आपने -2 किया है विच इज Na पॉजिटिव एंड
Cl नेगेटिव। सेम काम आप उनकी वैल्यूज के साथ भी करोगे वहां पे, जो मैंने यहां पे रैंडम लिया हुआ है, 180 प्लस 220 माइनस 240। समझ रहे हो ना? ये पूरा दिखना चाहिए। फिर यहाँ पे कट कर देना, Na पॉजिटिव को कट कर देना, Cl नेगेटिव कट कर देना। जो बच गया है वही तो है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। वैल्यू आ जाएगी यही करने पर। आप ये वैल्यू मत ले लेना, समझे? ये मैंने आपको सही वैल्यू लिखवा दी है, सुन रहे हो क्या? ये 180 220 240 तो मैंने रैंडम लिया था वैल्यूज, आपको मैंने करेक्ट वैल्यूज लिखाई ना तीनों की, तो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। जल्दी बताइए फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 390.5 सही है। 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इसके दो एप्लीकेशंस और हैं फॉलरॉस लॉ के ही, ये तो अपन समझ गए ना ये वाला एप्लीकेशन। इसके अलावा दो एप्लीकेशन और उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको खत्म करो।